Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. This session is for class 11th, and as you know, in the class 11th we are learning animal tissue. In animal tissue we have reached up to the squamous epithelium tissue, then we have completed the cuboidal, columnar. Then I told you that ciliated epithelium tissue, there may be two type of ciliated epithelium tissue. Simple ciliated epithelium tissue, clear? So they may be present, cilia may be present on the columnar epithelium tissue or cuboidal epithelium tissue. So if on the cuboidal, it is known as cuboidal ciliated epithelium tissue. If it is present on the columnar, it is known as columnar ciliated epithelium tissue. So remember that never the squamous is known as squamous ciliated epithelium tissue. So sometime in the competitive exam the question get you just confuse you कि और रिमेंबर हमेशा याद रखना कि स्क्वेमस कभी भी सिलिएटेड नहीं होता है, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से सिंपल में हम लोग ने इतने सारे टाइप्स पढ़ रखे थे. दीज टाइप्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. नाउ वट एवर आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक in the previous session that pseudo stratified, it is not given in your NCERT. ये NCERT में नहीं है, but मेरे को important लगा, that's why I just describe you that pseudo stratified. नाम से ही पता लग रहा है pseudo stratified मतलब क्या हो गया, pseudo मतलब क्या हो गया, false. It is not true stratified. You know that what is the meaning of stratification. जैसे मैंने आपको एक हैंकी का एग्जाम्पल लेके बताया था कि इफ़ यू टेक हैंकी एंड जस्ट इनफोल्डेड एंड यू जस्ट हैव सेवरल फोल्ड्स ऑफ इट, ठीक है, उसको ऐसे कई सारे फोल्ड बना लो तो उससे क्या होगा, दैट विल बिकम मल्टी लेयर्ड. सेम एज when there is a simple epithelium tissue is there that undergoes a several fold. वो कई सारे उसमें फोल्ड हो जाते हैं, मतलब कई सारी मल्टी लेयर्ड हो जाती है, तब हम उसको क्या बुलाते हैं, स्ट्रैटिफाइड. बट if any tissue look multi-layered but actually that is not multi-layered, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो मल्टी लेयर्ड है लेकिन एक्चुअली में वो मल्टी लेयर्ड नहीं है, तो व्हाट विल यू कॉल दैट, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. तो इन द प्रीवियस टॉपिक आई एक्सप्लेन यू दैट दीज टिश्यू फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म द डक्ट्स इन द मेल. In the male the ducts which carry the sperm, that is non-ciliated type, males sperm carrying ducts and ducts of large glands. कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है, देखो कुछ ऐसे टिश्यू में आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे यहाँ पे भी लार्ज ग्लैंड्स हैं. आपने क्यूबॉइडल में भी पढ़ रखा है कि हाँ ग्लैंड्स वहाँ पे भी होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. हर एक टिश्यू का एक मेन पार्ट वो बनाएगा, ठीक है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भी ग्लैंड है, क्यूबॉइडल में भी सर ने बताया था कि ग्लैंड है. देखो कुछ ऐसी स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं जहाँ पे हो सकता है कि ये टिश्यू प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना एकदम. सबसे मेन आपको क्या याद रखना है कि मेल की जो स्पर्म डक्ट होती है विच कैरी द स्पर्म, दैट हैज़ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, pseudo stratified epithelium tissue. Now come to their function, protection, secretion, movement of secretion, urine and semen, ठीक है, तो आप डक्ट्स में आ गया तो इसका मतलब है यूरिन और सीमेन को भी मूवमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि नॉन सिलिएटेड है इसलिए फ्लूइड जो है आराम से मूव कर सकता है, क्लियर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब हम लोग जा रहे हैं एक्चुअल में कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ने के लिए, ठीक है. सो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एक्चुअल में नहीं था, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एपिथेलियम दोज फोल्डेड अप. बहुत सारे ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं जो फोल्ड हो जाते हैं एंड दे बिकम मल्टी लेयर्ड. वो क्या हो जाते हैं, मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं. अब नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ मल्टी लेयर्ड टिश्यू, ठीक है. अच्छा एक कंडीशन सोचो कि इफ़ योर स्किन इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हमारी स्किन जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हो तो क्या होगा. हम जा रहे हैं, पता लगा हल्का सा कोई भी इंजरी हुई, अब्रेजन हुआ, पूरी स्किन रप्चर्ड हो गई, ठीक है. अगर हमने थोड़ी सी अच्छे से इचिंग भी कर दी तो हमारी स्किन बाहर निकल आई, सोचो, ठीक है. इसीलिए नेचर ने हमारे जो कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है, बॉडी का हमारे जो डिफ्रेंशिएशन है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत परफेक्ट है. ऐसा लगता है किसी ने सोच के बनाया होगा कि स्किन इस तरह से होगी, वहाँ पे अब्रेजन की ज़रूरत होगी, इसीलिए, ठीक है. तो याद रखना कि आवर स्किन इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बट नॉट बाय सिंपल. व्हाई, इफ इट इज मेड अप ऑफ सिंपल देन देयर विल बी अ वियर एंड टियर. आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियर एंड टियर, कट फट जाना, ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ वियर एंड टियर. सो कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स
वेरियस शेप्स, उनके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं। सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाली लेयर, ग्रो अप बिलो, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर जनरली एब्सेंट, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, याद रखना। दिस इज द वन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड। दो डिफरेंस आप बता सकते हो, एक तो ये मल्टी लेयर्ड होती हैं, वो सिंगल लेयर होती हैं। ये दे डोंट हैव, कंपाउंड एपिथेलियम डोंट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। सबसे पहला स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जस्ट फोकस ऑन द नेम, नेम पे फोकस करो। स्ट्रैटिफाइड, वेयर एवर यू आर हैविंग स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफिकेशन, इट मीन्स दैट मल्टी लेयर। सो दैट स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बिकम मल्टी लेयर, ठीक है। एंड दैट इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? स्क्वेमस। तो स्क्वेमस बिकम मल्टी लेयर, जो आपने सिंगल लेयर पढ़ रखे हो, ठीक है, जिसको आपने देखा था कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, एल्वियोली में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट बिकम मल्टी लेयर्ड, वो क्या हो गया? मल्टी लेयर्ड हो गया। नाउ दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कंसिस्ट ऑफ 2 और मेनी लेयर ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप, शेप अलग अलग होगा। द बेसल लेयर ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, जो स्ट्रैटिफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, उसका जो बेसमेंट मतलब जो बेसल लेयर होती है, दैट कंटिन्यूअसली शो माइटोटिक डिवीजन, वो माइटोटिक डिवीजन शो करती रहती है। इसका मतलब है, आपको मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक में कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होते रहते हैं? फॉर्म हुआ करते हैं, ठीक है, मतलब वो रीजनरेट की पावर उनके अंदर होती है। तो आप देख सकते हो इनकी जो बेसल लेयर है वो कौन सा डिवीज़न शो कर रही है? माइटोसिस, ठीक। तो इसका मतलब अगर अपर लेयर अगर डैमेज भी होगी तो नीचे से नई लेयर डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अब देखो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, आपने सुना होगा केराटिन प्रोटीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर ग्रोथ, हेयर स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है, हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए। विच प्रोटीन वी डू रिक्वायर? दैट इज़ केराटिन। आपके शैम्पू की बॉटल में भी या एड जब आता होगा तो उसमें भी सुने होंगे आपने कि केराटिन, इसमें केराटिन प्रेजेंट है, ठीक। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि केराटिन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक। सो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू मतलब जहाँ पे इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन केराटिनाइज्ड। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन केराटिनाइज्ड जहाँ पे केराटिन नहीं होती, केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है, और केराटिनाइज्ड जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो इन आवर बॉडीज देयर आर सो मेनी वेट प्लेसेस, बहुत सारे वेट प्लेसेस होते हैं, ठीक है, दे लाइंस द वेट सरफेस। जैसे इन योर माउथ, आपका माउथ वेट रहता है ना, किसी का माउथ ड्राई रहता है? नहीं, कभी कभी हमें लगता है ड्राई हो गया, लेकिन एकदम से ड्राई नहीं होता, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दैट इज सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर। आप देख सकते हो हमारे माउथ में कभी कभी होता है कि अब्रेजन हो जाता है, ठीक है, छिल जाता है, हिंदी में कहते हैं नहीं आपका माउथ छिल गया, ठीक। तो वहाँ पे वियर एंड टीयर होता रहता है, बट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग, लेकिन उसको ड्राई होने से बचाते रहता है। क्लियर है? लेकिन वो ड्राई नहीं हो पाती, अगर ड्राई हो जाएगी तो पूरी तरह से निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमेशा वेट होती हैं। तो देखो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड होती हैं और वेट होती हैं। अब अपने बॉडी पार्ट में देखो कि कौन कौन सी ऐसी कैविटी है जो वेट रहती है। सबसे पहला ओरल कैविटी वेट रहती है, ईसोफेगस वेट रहती है। अगर वेट ना होती तो सोचो आप, फूड जो ईजिली पैसेज जाता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हो तो ऐसा लगता है कि आपके ईसोफेगस में फूड सही से पास नहीं हुआ, ठीक है। एक्चुअली वो फेरिंग्स रीजन पे ही फंस जाता है, ईसोफेगस में नहीं, फेरिंग्स रीजन पे ही फंस जाता है। तो आप पानी पीते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, ठीक। लेकिन ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक वेट सरफेस वाला पार्ट है जिसकी सरफेस हमेशा वेट रहती है। वेजाइना में भी म्यूकस सेक्रेट होता रहता है, दैट इज आल्सो अ पार्ट विच इज वेट, ऑलवेज वेट। कंजक्टाइवा, आपकी जो आईज हैं, ठीक है, उसमें जो ये वाली लेयर होती है अपर लिड, जो आपकी लिड दिख रही है ना, इसी को ऐसे घुमाओ। जो लोग पहले आपको डराते नहीं थे कि भूत बन के इस तरह से अपनी इस लेयर को ऐसे कर लेते थे, मैं तो नहीं कर पाता। तो अगर आप इस ऊपर वाली लिड को ऐसे कर लो तो आपको अंदर एक लेयर दिखेगी, उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, ठीक है। कंजक्टाइवा हमेशा ऑलवेज जब मेक द आईज वेट, ठीक है। जो कंजक्टाइवा है वो फ्लूइड सेक्रीट करती रहती है और आपकी आईज हमेशा वेट रहती है, ठीक। तो जैसे आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा भी बहुत स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। मैं डॉक्टर्स के पास गया था तो उन्होंने बोला कि आपकी आईज़ जो है वो 10% ड्राई हो चुकी है।
तो आप क्या किया करिए, ब्लिंक किया करिए। जैसे आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वेन एवर यू आर जस्ट स्टडिंग ऑन द स्क्रीन, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो आप ना कुछ कुछ सेकंड पे जैसे ऐसे ब्लिंक कर लिया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमेशा नहीं करोगे, हमेशा करोगे तो मैं तो नज़र ही नहीं आऊँगा, टॉपिक भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। हमेशा नहीं करना है, कुछ कुछ सेकंड पे ब्लिंक कर लेना है ऐसे अपने आप, ठीक। क्योंकि जब स्क्रीन पे हम रहते हैं तो हमारी आंखें ऐसे रहती हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या देख लिया, लेकिन हम ब्लिंक नहीं करते। तो अगर हम ब्लिंक करते रहेंगे तो कंजक्टाइवा फ्लूइड सेक्रीट करेगी और हमारी आईज वेट रहेगी, ठीक है, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरह से कंजक्टाइवा ऑफ द आईज। तो यहाँ पे कौन से एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड होते हैं, एंड दे कवर द ऑलवेज दे कवर द वेट सरफेस। हमेशा ये कौन से सरफेस को कवर करते हैं? वेट सरफेस को कवर करते हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, केराटिनाइज्ड। अब हम लोग देखते हैं केराटिनाइज्ड क्या है। केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कवर ड्राई पार्ट, हमारे जो बॉडी पार्ट के जो ड्राई पार्ट होते हैं वो कवर करते हैं, ठीक है। हैज सरफेस लेयर कंसिस्टिंग ऑफ डेड एपिथेलियम सेल्स टू विच द प्रोटीन हैज़ बीन एडेड, जिसमें प्रोटीन ऐड है और वो ऊपर की सरफेस डेड भी हो सकती है। इज फाउंड ऑन द ड्राई सर्फेसेस आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर, जहाँ पे वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन, हेयर और नेल्स, ये तीनों ही सरफेस आपके ड्राई होते हैं, ठीक है, वेट नहीं होते हैं। अब तुम कहोगे नहीं सर थोड़ा सा ऑयली आ जाता है, वो तो ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। वहाँ पे वो एपिथेलियम टिश्यू नहीं है, वहाँ पे ग्लैंड्स भी होती हैं। तो स्किन जो होती है, जैसे आपने देखा होगा डैंड्रफ हो जाता है लोगों को, सबसे बढ़िया आप समझ सकते हो, डैंड्रफ होता है ना, ठंडियों के दिनों में ज़्यादा होता है, ठीक है, गर्मियों में कम होता है। उसके बाद ऑयल वगैरह लगाने से थोड़ा सा डैंड्रफ कम होने लगते हैं, देखा है ना आपने। तो डैंड्रफ में क्या होता है कि जो अपर लेयर स्किन होती है वो डेड हो जाती है और वही स्किन निकलती है, तो उसी को क्या बुलाते हैं? डैंड्रफ बुलाते हैं। समझ में आई बात? बहुत सारे शैम्पू का ऐड आता है ना, हेड एंड शोल्डर लगाओगे तो 100% ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ऊपर की जो अपर लेयर है, जो स्किन है, वो ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें वही केराटिन प्रोटीन पहले से ही ऐड है और वो ऊपर की सरफेस ड्राई हो जाती है, तो ऊपर की सरफेस रप्चर्ड मतलब रिमूव हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं डैंड्रफ, ठीक है। तो आपकी ठंडियों के दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, आप देखते हो कि आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वाइट हो जाती है। तो जितनी भी सरफेस ऐसी हैं जहाँ पे वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम होती है, जैसे नेल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, आपने देखा होगा नेल्स पे भी इस तरह से ड्राई कंडीशन हो जाती है। तो दे आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो केराटिन से याद रहेगा, और याद रखना केराटिन इन्हीं 3 पार्ट को अच्छा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्किन, हेयर एंड नेल्स। आप बहुत सारे ओमेगा 3 टैबलेट्स ले आओ तो उस पर लिखा रहता है स्किन, हेयर, नेल्स। तो इसका मतलब है जो केराटिन प्रोटीन है वो इन तीनों पार्ट को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला टिश्यू समझ में आ गया। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में मतलब कंपाउंड में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में 2 टाइप होते हैं, एक केराटिनाइज्ड जिसमें केराटिन प्रोटीन होती है, मोस्टली ड्राई सरफेस होते हैं जैसे स्किन, हेयर और नेल्स, और तीसरा क्या पार्ट हो गया? दैट इज दूसरा क्या पार्ट हो गया? नॉन केराटिनाइज्ड, जितने भी वेट सरफेस होते हैं दे आर कवर्ड बाई स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और याद रखना इन दोनों ही सरफेस पे वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम होती है, मतलब दे कैन अंडरगो वियर एंड टीयर, मतलब कट फट जाना। ऐसे पार्ट बहुत ज़्यादा ही उनमें रप्चरिंग होती है। जैसे माउथ में आप खा रहे हो, आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे आपका माउथ क्या हो गया? वियर एंड टीयर हो गया, फिर से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो वही अगर स्क्वैमस से बना होता तो क्या होता? आप खाते पता लगा पूरा स्क्वैमस डैमेज हो जाता, कितनी प्रॉब्लम होती। दैट्स वाई। और आपने कोई भी चीज़ अगर स्वेलो की तो ईसोफेगस से जा रही है, ईसोफेगस भी किससे लाइंड है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, ईसोफेगस को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? वियर एंड टीयर से। तो याद रखना स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू वेयर एवर दे आर प्रेजेंट दे विल प्रिवेंट वियर एंड टीयर, वो वियर एंड टीयर को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो हो गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। नाउ स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब तुम कहोगे सर क्यूबॉइडल तो पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। आपने सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ा था, मतलब सिंगल लेयर, ठीक है, सिंपल में सिंगल लेयर, कंपाउंड में स्ट्रैटिफाइड में मल्टी लेयर्ड, ठीक है। तो दे विल आल्सो फॉर्म द डक्ट्स, घबराओ नहीं, मैंने जो बताया है ना कि क्यूबॉइडल विल ऑलवेज फॉर्म द डक्ट्स, हमेशा डक्ट्स और ग्लैंड्स की डक्ट्स बनाएंगे या ट्यूबल्स बनाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी डक्ट्स होती हैं, ऐसे ट्यूबल्स होती हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है,
समझ में आई बात। जहाँ पे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कौन से क्यूबॉइडल होंगे, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देख सकते हो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मेनी लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। लोकेशन लार्जर डक्ट्स, देखो नाम आ गया ना, लार्जर डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसकी जो लार्जर डक्ट्स होती हैं, बिकॉज दैट इज सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर। मेमरी ग्लैंड में जो डक्ट्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड और गोनैड्स में जो डक्ट्स होती है, वेयर एवर देयर इज ए नीड ऑफ वियर एंड टियर, मतलब दैट प्रोटेक्शन ऑफ द वियर एंड टियर, देयर विल बी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द डक्ट्स एंड द ट्यूबल्स। तो याद रखना क्यूबॉइडल तो हमेशा डक्ट्स एंड ट्यूबल्स ही बनाएगा। अगर सिंपल है तो सिंपल वाले बनाएगा, जैसे आपने कुछ डक्ट्स के बारे में पढ़ा, किडनी में ट्यूबल्स के बारे में पढ़ा। लेकिन जब स्ट्रैटिफाइड आ जाएगा तो लार्जर, आपको वर्ड ऐड कर देना है लार्जर, क्योंकि लार्ज होगा तो वहाँ पे वियर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। फंक्शन देख लो, इट यूज टू प्रोड्यूस हार्मोन। वैसे तो मोस्टली ये क्या हेल्प करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, मेल एंड फीमेल में, एंड स्पर्म इन मेल, और मेल में स्पर्म को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वैसे तो मैंने आपको बताया ही था कि जो क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं जे नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गोनैड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे पार्टिसिपेट इन द गैमीट फॉर्मेशन। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि गैमीट फॉर्मेशन में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करेगा, तो क्यूबॉइडल, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे क्या है, कॉलुमनर होगा और वो स्ट्रैटिफाइड है। तो देख सकते हो लोकेशन क्या है, इट इज़ फाउंड इन द फ्यू प्लेसेस इंक्लूडिंग द एनस। जहाँ पे ज़्यादा, मतलब वो डक्ट टाइप की होगी, वो पैसेज टाइप का होगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है, एनस, ठीक है। जहाँ से फीकल मैटर पास होता है तो वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है। तो दैट्स वाई दैट इज लाइंड बाई स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। इन द आई में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, यूट्रस में होते हैं, फेरिंग्स में होते हैं। आपको पता है यूट्रस इज अ पार्ट विच इज़ फाउंड इन द फीमेल, दैट इज़ आल्सो सब्जेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्शन। उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दैट्स वाई दैट आल्सो रिक्वायर अ हाई प्रोटेक्शन, उसको भी प्रोटेक्शन की नीड होती है। तो इसका कहने का मतलब ये, पहली बात ये क्लियर हो गई है कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़्यादा नीड है तो स्क्वैमस हो गया, क्योंकि वहाँ से सेक्रीशन भी होता है, ठीक है। स्वेट का सेक्रीशन होता है, ऑयल का सेक्रीशन होता है, तो इसलिए स्क्वैमस तो प्रेजेंट होंगे लेकिन स्ट्रैटिफाइड होगी, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में क्यूबॉइडल जो बहुत ज़्यादा लार्ज डक्ट्स होती हैं वहाँ पे नीड होती है। उसके बाद कॉलुमनर भी स्ट्रैटिफाइड हो सकते हैं। कैसे, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, आइज़ में, यूट्रस में, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे दोज आर लाइंड बाई स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो आपकी बुक में स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने सब कुछ बता दिया, जिससे आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थोड़ी बहुत तो होगी, मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि 100%, ठीक है, क्योंकि देखो प्रिपरेशन करना और उसको याद रखना, एक्सप्लोर करना, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है, आई एम जस्ट अ गाइड, मैं एक गाइड की तरह हूँ, ठीक है। बाकी चलना आपका काम है, मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 90% 80% कन्फर्म है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक। ये हो गया स्ट्रैटिफाइड इस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अब एक जल्दी से एक और टिश्यू है उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टिश्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ट्रांजिशनल, नाम से देखो क्या है, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल किससे बनता है, जैसे अगर मान लो कोई 2 पार्ट हैं तो एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में ट्रांजिशन चलता रहता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। अगर कोई भी टिश्यू इंटरमीडिएट है, ठीक है, 2 टिश्यू के बीच का है, इस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको क्या बुला सकते हैं, ट्रांजिशनल। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, यूरोथीलियम। यूरोथीलियम रिलेटेड टू द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इनसे रिलेटेड है, यूरेथ्रा। तो ये जितने भी टिश्यू, मतलब ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, यूरेटर आपको पता है दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, सॉरी फ्रॉम द किडनी, ठीक है। किडनी से जो यूरिन कैरी करती है उसका नाम क्या है, यूरेटर, ठीक है। कहाँ पे ला के स्टोर करती है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करती है। इसीलिए इस टिश्यू का नाम क्या पड़ गया, यूरोथीलियम। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टू एकोमोडेट ग्रेट स्ट्रेचिंग। आप सोच सकते हो, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
यूरिनरी ब्लैडर पे कितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती होगी। छोटे बच्चों में नहीं, लेकिन बड़े में ज़्यादा होती है। आप सोच सकते हो जब यूरिन की अर्ज आती है तो अगर आपको उस टाइम आप सही पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं हो, रास्ते में हो, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है यूरिनरी ब्लैडर पे। तो स्ट्रेच होती रहती है, समझ में, उसमें यूरिन क्या हो रही है, फिल हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो ऐसे टिश्यू जहाँ पे, ऐसे ऑर्गन जहाँ पे स्ट्रेचिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल। इसका नाम ट्रांजिशनल क्यों पड़ गया? बिकॉज इट हैज़ सम फीचर आर विच आर इंटरमीडिएट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। किसके किसके फीचर मिले हैं? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दोनों के फीचर मिले हैं। समझ में आई बात? क्यूबॉइडल क्यों है? क्योंकि डक्ट वगैरह भी बनाएगा तो क्यूबॉइडल आ गया, और वहाँ पे प्रोटेक्शन की नीड है, स्ट्रेचिंग की नीड है, तो कौन आ गया? स्क्वेमस आ गया। समझ में आया? तो दोनों की ही कैरेक्टर को शो करता है। इन रिलैक्स्ड कंडीशन, जब ये रिलैक्स होता है, ठीक है, जिस टाइम आप यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन की अर्ज नहीं है, इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स कर रहा है, वेटिंग फॉर द यूरिन, तो एट दैट कंडीशन इट अपीयर्स टू बी 4 और 5 लेयर। ऐसा लगता है जैसे 5 to 4 लेयर है जब रिलैक्स रहता है, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रेच होता है तो लेयर 3 लेयर हो जाती हैं। इसका मतलब, अरे भाई, अगर आप देखो आपकी टी शर्ट है अनआयरनड है, प्रेस नहीं होती, तो उसमें देखते नहीं बहुत सारे रिंकल्स दिखाई देते हैं। जब आप उसको प्रेस कर देते हो तो रिंकल्स कम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो कोई भी चीज़ अगर उस पर अब रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी आपको लेयर ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जब उसमें कोई चीज़ भरने लगेगी तो उसकी लेयर कम हो जाएगी। जैसे स्किन, ठीक है, जो लोग ओल्ड एज होते हैं उनकी स्किन में देखो रिंकल्स पड़ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की स्किन में देखो एकदम टाइट रहती है, एकदम स्ट्रेच रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो क्लियर हो गया होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका नाम यूरोथेलियम इसीलिए पड़ गया क्योंकि ये देखो आगे के पार्ट्स देखो आप, सबसे पहले फंक्शन देख लो, स्ट्रेचेस रियडली एंड परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ऑर्गन बाई कंटेन्ड यूरिन। जिसमें यूरिन जब आ जाता है तो पूरी तरह से जो डिस्टेंशन होता है, खिंचाव होता है, ठीक है, उसको ये बियर कर सकता है, ठीक। अब सोचो अगर स्क्वेमस से बना होता तो क्या होता? जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आती, रप्चर्ड, बस्ट हो जाता ठीक है, सोच सकते हो। तो लोकेशन क्या है? लाइंस द यूरेटर, यूरेटर को लाइन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करेगा, और पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो जितने भी यूरिन से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा का पार्ट है, दे ऑल आर लाइंड बाई ट्रांजिशनल, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? यूरोथेलियम। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से यहाँ तक आपने एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट कर लिया। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, totally it is completed, and I think you understood well. If you understood well all the epithelium tissue, then write in the comment box, yes sir, we understood well, and प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट इनकरेज मी, दैट मोटिवेट मी, ठीक है, जिससे मेरा मन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं भी प्रेस करोगे तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।